हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। अच्छी खबर से शुरू करना चाहते हैं। आज का जो सबसे अच्छी जो खबर है वो है कि जो बाइनेंस का एक एग्जीक्यूटिव था 8 महीने से नाइजीरिया के अंदर जेल के अंदर था। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि नाइजीरिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल थी क्रिप्टो के लिए। तो और बाइनेंस के अगेंस्ट भी थी, क्योंकि वहाँ पे जो सीबीडीसी नाइजीरिया ने पुश करी उसको इतना उसको इतना लोगों ने सराहा नहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा-सा एजिटेटेड हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले बाइनेंस को ही टारगेट किया और बाइनेंस का एक एग्ज़ीक्यूटिव तो जो कंट्री हेड था नाइजीरिया के अंदर, उसको जेल में डाल दिया था। बाइनेंस ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। 8 महीने तक वो जेल के अंदर था और फाइनली जो एग्ज़ीक्यूटिव है वो नाइजीरिया में बाहर आ रहा है। इट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज़ बिकॉज़ यार उस बंदे की फैमिली थी, सब सिनेरियो थे और मतलब बाइनेंस ने बहुत प्रेशर डाले, कई-कई कंट्रीज़ से कहलवाया है। आई थिंक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत बातें हुई हैं, तब जाके द गाय इज़ कमिंग आउट। सो कुडोज़ टू बाइनेंस आल्सो फॉर स्टैंडिंग बाय देयर एम्प्लॉयी। तो अपने एम्प्लॉयी के साथ खड़े हुए और उसके लिए लड़ाई लड़ी। इंडियन गवर्नमेंट, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर ने ना तहलका मचा दिया। बेसिकली बिटकॉइन को बैन करने की, क्रिप्टो को बैन करने की बात हो रही है। रीज़न इतना ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ कि मतलब रीज़न जो है वो ये है कि भाई सीबीडीसी जो है ना वो उसको मास अडॉप्शन नहीं हो पा रही है, सीबीडीसी पुश नहीं हो पा रहा है। तो सीबीडीसी अगर पुश नहीं हो पा रहा है तो वो क्रिप्टो की वजह से नहीं हो रहा है, तो क्रिप्टो को जो है वो बैन कर दिया जाए। तो यार ये कोई कौन-सा रीज़न हुआ? और पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आप देखो कि ब्लैक रॉक अकेला 20 बिलियन यूएस डॉलर, अभी हम आगे उसकी बात करेंगे, कहाँ पे पहुँच गए हैं मतलब हम लोग यार। मतलब मैंने इनफैक्ट कई बारी गवर्नमेंट ये कहती है ना कि बिटकॉइन हमारे लिए कैसे अच्छा है, तो मैंने इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ट्वीट किया था और उसमें बहुत अच्छा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा या आप ये ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हो कि हाउ बिटकॉइन इज़ गोइंग टू बेनिफिट इंडिया। और मैंने बहुत बड़ा ट्वीट किया, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, जिसको ऑलरेडी 20,000 व्यूज़ हो चुके हैं, इंप्रेशंस हैं और काफ़ी एंगेजिंग है ये ट्वीट, मैंने सोचा भी नहीं था। तो बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स है, इसको आपको जाके पढ़ना चाहिए। इधर देखो कि ब्रिक्स के अंदर पुतिन का पुतिन जो है वो एक अल्टरनेटिव इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा है। ये तो सबको पता था, लेकिन ब्रिक्स पे उसने फिर फोकस किया कि रशियन प्रेसिडेंट का कहना है कि डी-डॉलराइज़ करना ज़रूरी है। डॉलर को एज़ अ वेपन अमेरिका ने यूज़ किया है। आपको पता होगा जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो अमेरिका ने रशिया और रशिया के अमीर लोगों के 200-250 बिलियन यूएस डॉलर जो वो कन्फिस्केट कर लिए थे। मतलब जो रशियंस का पैसा है या रशिया की एज़ अ नेशन जो उनका पैसा यूएस ट्रेजरीज़ में लगा था, उसे कन्फिस्केट कर लिया था। तो उसको एक वेपन की तरह यूज़ किया, तो पुतिन का ये मानना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इतना आसान है नहीं जितना लगता है, क्योंकि देखो रशिया कॉन्फ्लिक्ट में है अमेरिका के साथ, और चाइना भी कॉन्फ्लिक्ट में है। रशिया एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में है। इंडिया और ब्राज़ील ये सोच रहे होंगे, और साउथ अफ्रीका के, यार मेरा तो कोई फड्डा है नहीं, मैं ना ग्रोइंग इकोनॉमी हूँ। मैं यार यूएस डॉलर को कैसे, मेरा तो यूएस ट्रेज़री में पैसा भी लगा और यूएस वालों का मेरी मार्केट्स में पैसा लगा हुआ है। मैं ग्रो भी कर रहा हूँ। जैसे मैं इंडिया की स्टॉक मार्केट 80,000 से ऊपर अगर चल रहा है सेंसेक्स, यार अगर मैं बहुत ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ जाऊँगा तो क्या होगा? एंड सिमिलरली ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी ऐसे सोच रहे होंगे। सो इतना आसान है नहीं। हो सकता है पुतिन पुतिन के अपने ख़्याल हों और पुतिन चाहता हो कि जल्दी से डी-डॉलराइज़ करते हैं, लेकिन हो सकता है इंडिया ना चाहता हो। इंडिया बोलेगा यार मेरी तो मार्केट के अंदर जो एफआईआईज़ का जो पैसा है, अगर मैं यूएस को ऐसे नाराज़ करूँगा तो दैट वोंट बी अ गुड थिंग फॉर मी। सो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ये इतना आसान है नहीं, बट स्टिल ब्रिक्स चाहता है। मतलब आप ये देखो कि टुक 5 इयर्स टू ब्रेक इट। गोल्ड का जो ईटीएफ्स थे उनको 5 साल लगे 20 बिलियन यूएस डॉलर का जो बेंचमार्क है उसे ब्रेक करने में। बिटकॉइन के ईटीएफ्स ने 10 महीने में ये बेंचमार्क पूरा कर लिया। मतलब इट्स अ ह्यूज सक्सेस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जितना टोटल बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, उसका 20% जो है ना वो जो यूएस के अंदर जितना भी बिटकॉइन ईटीएफ है, उसको 11,000 सॉरी 1179 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उसे होल्ड करते हैं। मतलब 20% जितना भी यूएस ट्रेडेड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है, वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो होल्ड करते हैं। और कितने? 1179। ठीक है? तो ये जिसमें बड़े-बड़े नाम हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक है, और 2.9 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक है, जेन स्ट्रीट है, मिलेनियम मैनेजमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े-बड़े नाम भी हैं। तो
अगर आप यहाँ देखो ना कि यूएस के अंदर एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट देखी गई कि जो ग्रोथ ऑफ बिटकॉइन वोटर्स हैं, जो बिटकॉइन जिनके पास हैं, ये ऑरेंज लाइन देखो, उसकी ये ग्रोथ है और जो वोट भी करते हैं और जिनके पास बिटकॉइन है और टोटल वोटर्स की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है अमेरिका में और बिटकॉइन वोटर्स की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट बिटकॉइन वोटर्स की ग्रोथ जो है ओवरऑल वोटर्स की ग्रोथ से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। मतलब ये ना खुंदक में लिखी वाली, मतलब ये कोई इसमें तारीफ़ नहीं करी है। देखो ना, इसमें ये बोला है कि भई जो राइटर है ईसीबी, यू नो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एक ब्लॉग है। उन्होंने बिटकॉइन के प्राइस को प्रेडिक्ट किया जिसमें वो बोला है कि 10 मिलियन यूएस डॉलर तक भी जा सकता है। लेकिन नेवरदलेस एज़ नन ऑफ दीज़ प्राइसेस हैज़ एनी पर्टिकुलर, मतलब फिर भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इट हैज़ एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन और इम्प्यूटेड बेसिस। भाई खतरनाक चीज़ पता है क्या हो रही है? मैं आपको दिखाता हूँ। खतरनाक चीज़ ये हो रही है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये बोला है, इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने क्या बोला वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक बड़ी अजीबो-गरीब बात बोली है। उसने बोला है कि सिंस बिटकॉइन डज़ नॉट इंक्रीज़ द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, द consequences of the assumed continued increase in the value are essentially redistributive. That is, the wealth effects on consumption of early Bitcoin holders can only come at expense of consumption of rest of the society. इसको इस तरीके से समझो, इस वाले लाइन में समझो। यहाँ ये कह रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन राइजेस फॉर गुड, द एक्जिस्टेंस ऑफ बिटकॉइन एम्पावरिशेस बोथ नॉन होल्डर्स एंड लेट कमर्स। मतलब अब ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस, जो बिटकॉइन था वो तो पेमेंट के लिए बना था, लोग उसे इन्वेस्टमेंट की तरह करने लगे। अब इसमें जो जिन्होंने पहले खरीद लिया वो बहुत अमीर हो जाएंगे और जो लेट कमर्स होंगे और जो नॉन होल्डर्स होंगे, जो लेट आएंगे वो गरीब हो जाएंगे, उनके पास बिटकॉइन होगा नहीं। तो एक सोसाइटी में अमीर और गरीब का बहुत बड़ा फासला हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। अरे पहले आप कहते थे एनर्जी, कभी कहते थे कि इट इज नॉट गुड फॉर क्लाइमेट, कभी आप कहते थे इट इज यूज्ड फॉर ड्रग्स, कभी आप कहते थे इट इज यूज्ड फॉर बाय क्रिमिनल्स। अब आप कह रहे हो कि सोसाइटी में अमीर और गरीब का जो डिफरेंट जो फासला है उसको बढ़ा देगा। मतलब यार, मतलब बिटकॉइन को इस बात पे ही बैन कर देंगे कि जी अमीर अमीर होता चला है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। अरे तो फियाट करेंसी ने क्या करा है? अगर ऐसा है तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसके जो फेडरल रिजर्व को जो चलाता है, उसको उठा के जेल में डाल दो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई अमीर और गरीब का जो फर्क हुआ है वो जब आप मार्केट के अंदर, जब आप इन्फ्लेशन होती है, जब आप मनी प्रिंटिंग करते हो, तो इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जो इकोनॉमी में और सोसाइटी में डिवाइड पैदा होता है, अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। तो ऐसे तो हर सेंट्रल बैंक का जो बंदा है वहां पे, जैसे वेनेजुएला में, जिम्बाब्वे में, पकड़ो उन्हें। सेंट्रल बैंक के कौन चला रहे थे वो लोग, सेंट्रल बैंक। सो अलग-अलग तरीके के रीज़न जो हैं इसी भी दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा और एक तरफ कह रहे हैं कि जी डिवाइड पैदा हो जाएगा। अलग ही थीसिस निकाल रहे हैं इसको, बिटकॉइन को बैन करने की। आर यू गेटिंग मी? सो यूएई के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला हुआ है। यूएई के अंदर जो रैगडाओ है, जो रसल खैमा है, जैसे शारजा है, दुबई है, तो जो वन ऑफ द एमिरेट्स है, तो रसल खैमा जो है वो डाओस को वहाँ पे कह रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आओ फ्री ज़ोन में। और डाओ के लिए उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बना लिया है। मतलब सोचिए कितनी आगे वो पहुँच गए हैं कि इनवाइट कर रहे हैं कि अगर कोई डाओ है, जैसे यूनिस्वाप डाओ है, कल को फ्यूचर में और भी डाओज़ हैं, जो एक्जिस्टिंग डाओज़ हैं, वो वहाँ पे आएँ, रजिस्टर करें और वहाँ से ऑपरेट करें। उनके लिए उनको टैक्स की एक विंडो दी जा रही है और रजिस्ट्रेशन से लेके लीगल प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो मतलब आप देखो यूएई किस लेवल पे चला गया कि वो डाओज़ के लिए लीगल फ्रेमवर्क बना बना रहा है। क्रैकन जो है वो जैसे कॉइनबेस की बेस लेयर है, तो क्रैकन ने ऑप्टिमिज्म को चूज़ किया है। हर बड़ी एक्सचेंज आज की डेट में एक क्लियर हो गया कि जितनी भी एक्सचेंजेज़ हैं, उन्होंने इथेरियम या इथेरियम के लेयर 2s को चूज़ किया है अपनी ब्लॉकचेन के लिए। ये एक बहुत बड़ा साइन है इथेरियम के लिए, इसको हल्के में मत लेना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर बड़ी एक्सचेंज जो मिलियंस में, बिलियंस में जिनके यूज़र्स होंगे फ्यूचर में, जिनके पास एसेट्स हैं, वो अपनी चेन जो बना रहे हैं, वो इथेरियम के ऊपर बना रहे हैं, इथेरियम के लेयर 2 पे बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है इथेरियम के लिए। यही कारण है भैया, इथेरियम को जो अक्यूमुलेशन है उसमें 65% का इंक्रीज़ आया है। इथेरियम को हल्के में मत लेना। 65% का इंक्रीज़ आया है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024, जो एक्यूमुलेशन हो रही है इथेरियम की। और जब ऐसी न्यूज़ आती है तो आपको पता लगता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे ब्लैक रॉक है, चाहे क्रैकन है, ये इथेरियम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और बिटकॉइन और गोल्ड की अगर हम बात करें तो 2024 में नंबर 1 एंड नंबर 2 परफॉर्मिंग एसेट्स आर
बिटकॉइन एंड गोल्ड। नंबर 1 बिटकॉइन है जिसने 2024 में 63% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने 32% का रिटर्न दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बिटकॉइन का एक और माइलस्टोन ये है कि बिटकॉइन महंगा भी होता चला जा रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती चली जा रही है, डिमांड बढ़ती चली जा रही है और बिटकॉइन अपना हैश रेट में ऑल टाइम हाई भी बना रहा है। बिटकॉइन का हैश रेट जब ऑल टाइम हाई पे जाता है मतलब बिटकॉइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट होता जा रहा है हैकिंग अटेम्प्ट से। ब्लैक रॉक के पास 20 बिलियन अब तो 22 बिलियन यूएस डॉलर जो हैं उसके अंदर इनफ्लो हो चुका है। इट इज़ नाउ ब्लैक रॉक ईटीएफ इज नाउ द थर्ड बिगेस्ट ईटीएफ फॉर 2024 सारी कैटेगरीज में, नॉट जस्ट बिटकॉइन ईटीएफ। राइट, तो ये थी यार कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया। पसंद आया तो एक बारी भाई कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ठीक है? मज़ा आ रहा है? मुझे भी। चलो, थैंक यू।